आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है CSS का, तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का हमारा एजेंडा होगा कि बॉक्स मॉडल क्या है, उसके अंदर कितने बॉक्सेस यूज़ होते हैं। बॉक्स मॉडल के अंदर बेसिकली 4 बॉक्सेस और यूज़ होते हैं और हम उन्हें डिफरेंट साइजिंग कैसे कर सकते हैं उनकी बॉक्सेस की, और हम उन्हें कंट्रोल किस तरह करते हैं बॉक्स मॉडल्स को। तो सबसे पहले बॉक्स मॉडल होता क्या है? बॉक्स मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम हर एलिमेंट को HTML के मतलब बॉडी टैग को, हम फॉर्म टैग को, हम डिव टैग को, पैराग्राफ टैग को एक बॉक्स की शक्ल में देखते हैं। उस बॉक्स में हम अपना कंटेंट भी देखते हैं, अपने बॉर्डर्स भी देखते हैं, मार्जिन्स भी देखते हैं हमारे एलिमेंट के इर्द-गिर्द, और हम पैडिंग भी देखते हैं। पैडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। मगर ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और ये बॉक्स मॉडल आसान कर देता है हमारे लिए कास्केडिंग किसी भी एलिमेंट की, यानी स्टाइलिंग किसी भी एलिमेंट की। आपके सामने 4 बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। पहला है मार्जिन, फिर है बॉर्डर, फिर है पैडिंग और फिर है कंटेंट। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, PADDING होता है पैडिंग। मार्जिन जो है बेसिकली किसी भी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से फासला कितना होगा ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 पैराग्राफ टैग यूज़ किए हैं एक HTML के अंदर और मैं चाहती हूँ मेरा एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से 2 पिक्सेल्स के फासले पे हो। तो मैं मार्जिन स्टाइलिंग के अंदर अपने सेलेक्टर्स के अंदर मार्जिन जो पैराग्राफ टैग के दरमियान रखूंगी वो रखूंगी 2 पिक्सेल्स या 10 पिक्सेल्स। तो वो मार्जिन जो होगा वो उस एलिमेंट के चारों तरफ अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह हमारा बॉर्डर होता है। हम अपने बॉर्डर में इमेजेस भी दे सकते हैं, हम उसको बैकग्राउंड इमेजेस दे सकते हैं, उसको एनिमेशन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ कलर्स डाले हैं, ज़्यादातर मैंने रेड कलर का ही बॉर्डर या ब्लू कलर का बॉर्डर आपको स्क्रीन पे दिखाया है। तो वो बॉर्डर जो हम पीछे यूज़ करते आ रहे हैं ये वही चीज़ होती है। और उसके बाद आती है पैडिंग। पैडिंग बेसिकली वो फासला होता है जो कि कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान होता है। कंटेंट क्या होता है? हमारा पैराग्राफ का टेक्स्ट। ये सारा कुछ कंटेंट बॉक्स के अंदर होता है। तो हमारे कंटेंट बॉक्स से बॉर्डर बॉक्स का जो फासला होता है के दरमियान उसे हम पैडिंग कहते हैं। और कंटेंट बॉक्स में सिंपली हमारा कंटेंट होता है। ये एक और एग्जांपल है बॉक्स मॉडल की। ये एक और बॉक्स मॉडल है जो मैंने MDN वेबसाइट से लिया है। बेसिकली यहाँ पे आपको बताना ये चाह रही हूँ कि जो कंटेंट बॉक्स है ना वो डिवाइड हुआ होता है 2 हिस्सों में। एक तो ये हाइट और दूसरी इसकी विड्थ। इन 2 हिस्सों में कंटेंट बॉक्स डिवाइड हुआ होता है और उसी हिसाब से हम अपने कंटेंट को प्लेस करते हैं बॉक्स मॉडल के अंदर। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बॉक्स मॉडल को पढ़ते वक्त आप लोगों को पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज हैं हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर। बॉर्डर प्रॉपर्टी हम बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। हाइट और विड्थ क्या होती है कि आपके कंटेंट कितने बड़ा और कितना चौड़ा होगा, ये चीज़ डिसाइड करता है हाइट और विड्थ। मैं ये नहीं कह रही कि आपका जो टेक्स्ट है वो फैल जाएगा या आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ टैग के अंदर वो बड़ा छोटा हो जाएगा। वो बड़ा छोटा नहीं होता। उसके लिए फॉन्ट साइजेस यूज होते हैं, वो एक और प्रॉपर्टी है। आपका जो कंटेंट बॉक्स है ये उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन करता है। उसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, उसके अंदर इमेजेस भी हो सकती है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मोर ओवर हमारे पास है मार्जिन। ये एक और प्रॉपर्टी होती है जो हमारे चारों तरफ एलिमेंट के चारों तरफ मार्जिन देने के लिए यूज होती है। पैडिंग पैडिंग भी हमारे क्या कहते हैं, चारों तरफ कंटेंट बॉक्स के चारों तरफ पैडिंग देने के लिए यूज होता है। हो सकता है हम पैडिंग सिर्फ टॉप पे यूज करें, बॉटम में यूज ना करें, उसके लिए अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आगे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और बॉर्डर मैंने आपको बताया हम यूज कर चुके हैं। बॉर्डर टैग या बॉर्डर प्रॉपर्टी किस तरह यूज होती है CSS स्टाइल टैग के अंदर या स्टाइल एक्सटर्नल लिंक के अंदर। ये MDN वेबसाइट है जहाँ से मैं अक्सर रेफरेंसेस लेती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज
दिखाना चाहती हूँ। कंटेंट एरिया में आप देख सकते हैं कि विड्थ, हाइट, मैक्स हाइट। उसी तरह पैडिंग एरिया में भी हम टॉप पैडिंग दे सकते हैं, सिर्फ राइट पैडिंग दे सकते हैं, सिर्फ बॉटम की पैडिंग हम रखें, सिर्फ लेफ्ट साइड की पैडिंग रखें, या पूरी चारों तरफ पैडिंग देने के लिए खाली पैडिंग लफ्ज या प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास ये बॉर्डर का होता है कि बॉर्डर की हाइट, विड्थ दे सकते हैं, बॉर्डर को कलर दे सकते हैं। आप MDN वेबसाइट पे जाके ये चेकआउट कर सकते हैं। सारे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और बहुत कुछ भी आप यहाँ से जान सकते हैं इसके बारे में, बस आपको बेसिक आइडिया देना चाह रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद है मार्जिन टॉप, सिर्फ टॉप का मार्जिन रहे, बॉटम में कोई मार्जिन ना हो, राइट का मार्जिन रहे, लेफ्ट में कोई मार्जिन ना हो, या लेफ्ट का मार्जिन रहे, राइट में कोई मार्जिन ना हो। ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। मार्जिन कोलैप्सिंग होती है कि आपके किसी भी तरफ, आपके कंटेंट के, आपके एलिमेंट के किसी भी तरफ कोई किसी तरह का मार्जिन ना रहे। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं ये दे दूं कि जो स्पैन या कोई भी इनलाइन टैग होता है वो मार्जिन रूल फॉलो नहीं करते। मतलब वो इनलाइन में आप जितना ही बड़ा मार्जिन उनको दे दें, लेकिन वो मार्जिन ओवरलैप कर देते हैं और वो अपने कंटेंट को मार्जिन ज़्यादा या कम नहीं करते। इनलाइन टैग्स वो इग्नोर कर देते हैं इस मार्जिन प्रॉपर्टी को। तो इनलाइन टैग्स में मार्जिन यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं है, या करें भी तो फायदा कोई नहीं होगा आपका। नेक्स्ट हम एडिटर में देख लेते हैं कि हम किसी भी तरह के बॉक्स मॉडल को अपने ब्राउजर में कैसे ओपन कर सकते हैं। ये एक HTML फाइल है, मैंने एक div टैग में एक पैराग्राफ टैग डाला है और काफी बड़ा पैराग्राफ दिया है, और दैट्स इट। ये मेरी एक HTML फाइल है। अब CSS में स्टाइलिंग शीट में मैंने एक विड्थ दी हुई है, उसको पैराग्राफ को एक सर्टेन हाइट दी हुई है, कुछ बॉर्डर दिए हुए हैं, पैडिंग दी हुई है और मार्जिन दिए हुए हैं। ये आप देख लें कितने कितनी वैल्यूज मैंने रखी हैं और ये नोट कर लें, नोटिस करें इन चीज़ को। अब हम अपने ब्राउज़र में अपना फाइल ओपन करेंगे और उसको देखेंगे इंस्पेक्शन टूल से। ये हमारा पैराग्राफ है, ये इसकी आउटपुट आ गई। ये बॉर्डर है, पैराग्राफ और बॉर्डर के दरमियान जो गैप है पैडिंग और मार्जिन हमारी बाहर की तरफ है, और ये सारा पैराग्राफ। लेकिन आप देखें कि ये पैराग्राफ यहीं रुक रहा है, यहीं पर ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, जगह छुटी हुई है बहुत सारी। वो इस वजह से क्योंकि हमने जो कंटेंट का साइज रखा था वो 1000 by 400 रखा था। मतलब हमने विड्थ दी थी उसको 1000 पिक्सल्स की, और जो हाइट दी थी हमने वो 400 पिक्सल्स की थी। अब हम इंस्पेक्शन टूल ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्शन पर क्लिक करें, और ये इंस्पेक्शन ओपन हो गया। इसको मैं ज़रा ज़्यादा ले आती हूँ। यहाँ आपका HTML शो होता है, यहाँ आपकी स्टाइलिंग्स वगैरह सब शो हो जाती है। तो ये देखें, यहाँ पे अगर मैं मार्जिन पे लेके जा रही हूँ वो जगह ऑरेंज हो रही है, हाईलाइट हो रही है। बॉर्डर पे लेके जा रही हूँ तो ये ऑरेंज हो गया, ये रेड था। पैडिंग पे लेके जा रही हूँ, पैडिंग इंक्रीज हो रही है। कंटेंट पे लेके जा रही हूँ तो कंटेंट आ रहा है। इसको ज़रा बेहतर तरीके से देख लेते हैं, या फिर आप अगर अपने इंस्पेक्शन टूल को राइट साइड पे मूव कराना चाहें या ये बेस में से हटाना चाहें ताकि बेहतर तरीके से अपना कंटेंट ऊपर ऑब्जर्व कर सकें, तो आप ये 3 डॉट्स पे जाएं और यहाँ पे किसी भी साइड पे आप इसको टॉगल कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर मैं अपने मार्जिन या कंटेंट पे लेके जा रही हूँ तो ब्लू कलर का एरिया हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं पैडिंग पे लेके जा रही हूँ तो वो ग्रीन कलर का एरिया हाईलाइट कर रहा है, और अगर मैं बॉर्डर पे लेके जा रही हूँ तो वो ऑरेंज कर रहा है बॉर्डर को, और मार्जिन दे रहा है।
एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो आप नोटिस करें, वो वही वैल्यूज़ हैं जो मैंने अपनी स्टाइल शीट के अंदर दी थी। 1000/400, पैडिंग 10, हर तरफ से 10 है, बॉर्डर 10, हर तरफ से 10 है, मार्जिन 5, हर तरफ से 5 है। लेकिन एक और चीज़ भी यहाँ नोटिस करने वाली है कि जो मार्जिन है वो यहाँ तो 5 पिक्सल्स का लग रहा है, मगर वो यहाँ बड़ा हो रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमारा जो मार्जिन है ना यहाँ पे, वो 5 पिक्सल्स ही रहेगा इसका पैराग्राफ टैग का, लेकिन हमने div भी यूज़ किया हुआ है और फिर बॉडी के मार्जिन्स और बॉडी की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, वो इनबिल्ट होती हैं, वो ऑलरेडी अप्लाई हुई हुई होती हैं वो चीज़ें, तो वो उसका मार्जिन मिला के भी शो कर देता है बाज़ दफ़ा। तो इस चीज़ का परेशान नहीं होना, अगर आपने 5 मार्जिन दिया है तो वो 5 ही अप्लाई होगा। लेकिन आज जैसे मैंने आपको बताया, इनलाइन टैग में आप जितना मर्जी मार्जिन दे दें वो ओबे नहीं करेगा मार्जिन रूल को। नेक्स्ट है हमारा कि हम साइजिंग किस तरह करते हैं बॉक्स की। तो वैसे तो ये दो तरीके हैं, एक्सट्रिंसिक साइजिंग एंड इंट्रिंसिक साइजिंग, लेकिन हम जो ओवरऑल साइज बनता है ना किसी भी एलिमेंट का, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना बॉर्डर दे रहे हैं, कितना मार्जिन दे रहे हैं और कितना हम उसके अंदर पैडिंग यूज कर रहे हैं, कितनी ज्यादा बड़ी पैडिंग दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल चारों चीजें मिलके एक एलिमेंट का साइज बनाती हैं। किसी भी चीज को साइज करने के दो तरीके होते हैं, एक्सट्रिंसिक साइजिंग ऑफ बॉक्स मॉडल, यूजिंग बॉक्स मॉडल, ये ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि बेसिकली बॉक्स मॉडल की मदद से हम दो एलिमेंट्स को आपस में इस तरह रखते हैं कि दोनों जो एलिमेंट हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं और उनकी एक अच्छी नाइस लुकिंग पोर्टफोलियो या आप कह लें कि एक फिजिकल अपीयरेंस अच्छी आ जाती है दोनों एलिमेंट्स की। तो एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? एक्सट्रिंसिक में ये होता है कि हम कोई से भी दो एलिमेंट्स को लेते हैं और एक एलिमेंट को हम एज अ बॉक्स या बाउंड्रीज देते हैं और दूसरा एलिमेंट हमारा जो कंटेंट होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। एक्सट्रिंसिक में हम अपने कंटेंट को कोशिश करते हैं कि कंटेंट को चेंज करके जो हमने बॉक्स दिया हुआ है या बाउंड्रीज दी हुई हैं उसके अंदर फिट करते हैं। इंट्रिंसिक में उल्टा होता है। इंट्रिंसिक में हम देखते हैं कि हमारा कंटेंट कितना बड़ा है, उस हिसाब से हम बॉर्डर्स या बाउंड्रीज या उसको वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। ये हम अपने एडिटर में देखते हैं। ये एक सिंपल सी फाइल है जिसमें मैंने एक इमेज यूज की हुई है, पैराग्राफ टैग के अंदर इमेज यूज की हुई है, एक छोटा सा टेक्स्ट दिया हुआ है, डिव टैग के अंदर ये पैराग्राफ टैग है और अपनी स्टाइल शीट यूज की हुई है। इसमें सिर्फ मैंने विड्थ और हाइट बढ़ाई है, अपनी HTML फाइल को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है और बस विड्थ और हाइट एक जैसी बढ़ा दी है, एक बॉक्स बना दिया है और बॉर्डर वगैरह को भी मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या निकलता है। अगर मैं इसको स्क्रीन को छोटा करूँ क्योंकि इमेज बहुत बड़ा है और ऊपर से मैंने 1500 पिक्सल्स का उसको वो दे दिया बॉर्डर, यू कैन सी कि हमारे पास जो बॉर्डर है वो छोटा है और जो कंटेंट है वो बाहर निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे? दो तरीके हो सकते हैं, या तो इस कंटेंट को अंदर की तरफ स्क्वीज कर दें और कंटेंट को बाउंड कर दें, ये हो जाएगा एक्सट्रिंसिक। दूसरा तरीका ये है कि हम इस बॉर्डर को बढ़ा दें या पैराग्राफ में जो हमने विड्थ 1500 दी हुई है हम उसको 1600 कर दें, 1600 कर दें, 2000 कर दें पिक्सल्स, तो ऑटोमेटिकली ये इमेज जो होगी वो उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये अगर हम अपने पैराग्राफ के बॉर्डर को छेड़ते हैं तो हम इंट्रिंसिक साइजिंग कर रहे हैं, अगर हम अपनी इमेज को छेड़ते हैं तो हम एक्सट्रिंसिक साइजिंग कर रहे हैं, यानी उसके कंटेंट को साइज कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक टेक्स्ट का जिक्र किया था कि मैंने टेक्स्ट यूज किया हुआ है, तो ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है इमेज के बिल्कुल नीचे, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट था और हमारा जो इमेज टैग था वो एक ही पैराग्राफ में इनलाइन के तौर पे यूज हो रहा था। ठीक है, हमें उसे सेपरेट या नॉट एन इनलाइन कंटेनर नहीं दिया था।
ना ही हमें उसे इनलाइन कंटेनर दिया था, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो इनलाइन ही कंसीडर होगा क्योंकि इमेज के फौरन बाद हमने टेक्स्ट लिख दिया, वो भी पैराग्राफ टैग के अंदर, तो वो इनलाइन ही कंसीडर होगा। और जो इमेज टैग है उसके फौरन बाद मतलब उसी लाइन में ये टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने एक बाउंड्रीज 500 पिक्सेल्स की सेट की हुई है और वो इमेज टैग ऑलरेडी उससे बाहर जा रहा है, तो इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है, वरना ये उसी लाइन में शो होता। नेक्स्ट हम अगर देखें तो यहाँ मैंने इमेज टैग को टारगेट किया हुआ है। यहाँ विड्थ उसको दी हुई है मैंने इतनी, हाइट दी हुई है इतनी, कोई मार्जिन कोई पैडिंग कुछ नहीं यूज किया। जस्ट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देने का मकसद है आपको समझाना कि एक्सट्रिंसिक साइजिंग क्या होती है। इंट्रिंसिक क्या आपको समझ आ गई होगी, एक्सट्रिंसिक थोड़ी सी मैं और डिटेल में समझाना चाहती हूँ। और दूसरा मैंने पैराग्राफ की भी विड्थ हाइट कम की है क्योंकि वो काफी बड़ी हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसको स्मॉल कर दिया और उसी हिसाब से इमेज की विड्थ और हाइट रखी है कि वो कंटेंट उसके अंदर स्क्वीज होके आ जाए। अब अगर और HTML फाइल वही है, वही हम यूज कर रहे हैं। अब अगर हम को देखें अपने आउटपुट, तो ये आप देखें दोनों चीजें यहाँ पे प्रूफ हो गई कि क्योंकि ये इनलाइन था तो टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे ही लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो खत्म हो गया था कंटेंट एरिया, तो फिर वो जल्दी से नीचे शिफ्ट हो गया। उसके अलावा इमेज जो है वो हमने 350 बाय 250 की थी, वो अंदर स्क्वीज थोड़ी सी ब्लर हो गई है, लेकिन स्क्वीज अंदर हो गई है। तो इस मतलब अगर हम अपने कंटेंट को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो हम इंट्रिंसिक साइजिंग कर रहे हैं। अगर हम अपने बॉर्डर को कंट्रोल करके कंटेंट के मुताबिक बना रहे हैं या अपने आउटर कंटेनर्स को हिला रहे हैं या उनको छेड़ रहे हैं, तो हम इंट्रिंसिक साइजिंग कर रहे हैं। ओके, इसको इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया मैंने इमेज की पैडिंग मार्जिन कुछ भी नहीं दिया, तो इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ये देखें इमेज टैग सेलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ आप ऊपर भी देख सकते हैं इमेज टैग सेलेक्ट हुआ हुआ है और यहाँ पे उस कंटेंट के जस्ट विड्थ और हाइट जो हो रही है उसकी ना पैडिंग है ना उसके मार्जिन्स हैं, कुछ भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैंने उसको दिए ही नहीं वो मार्जिन्स पैडिंग कुछ, लेकिन फिर भी ये गैप है दोनों एलिमेंट्स में। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमारे HTML में ना बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग या कुछ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हम बेसिक HTML यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम जब टेक्स्ट लिखते हैं तो जब वो ब्राउज़र पे ओपन होता है तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर का होता है, या अगर हम कोई URL यूज़ कर रहे हैं वो ब्राउज़र पे देखेंगे तो वो ब्लू कलर के टेक्स्ट में होगी और उसके नीचे अंडरलाइन हुई होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि बिल्ट इन HTML में कुछ थोड़ी बहुत स्टाइलिंग यूज हुई हुई होती है, इस लैंग्वेज के अंदर भी। तो इसलिए जो है ये दो एलिमेंट्स थोड़ा सा गैप में जरूर होंगे। नेग्लिजिबल हो सकता है इनका गैप, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप देख सकते हैं कि अगर हम पैराग्राफ टैग पे जाएं तो वो वापस हमारे पास वो सब कुछ आ रहा है और उसको आप टॉगल करके देख सकते हैं डिफरेंट तरीके से। आपकी मर्जी है, आप अब इसको प्रैक्टिस करें, जिस तरह करना चाहे करें। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको इसीलिए बताती है ताकि आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगा के देख सकें, इंस्पेक्ट कर सकें। हर चीज को ऑब्जर्व करें, रोज प्रैक्टिस करें। और दूसरी बात ये है कि अब मैं पर वीक 3 वीडियोस डाला करूंगी चैनल के ऊपर CSS के हवाले से। हर ऑल्टरनेट डेज में, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी एक वीडियो आया करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अगली वीडियो का वो होगा कंबाइंड सेलेक्टर्स, सूडो सेलेक्टर्स और कम्बिनेटर्स और कंपाउंड सेलेक्टर्स। ये कुछ और सेलेक्टर्स की टाइप हैं जो बहुत यूज होती हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लेवल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching. See you in the next video.